नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ईश्वर का तमाचा। रोहित अपनी छोटी बहन राधिका के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाता है। राधिका, ओ राधिका, राधिका कहाँ हो? दरवाज़ा खोलो। बेटा, बार बार दरवाजे की घंटी मत बजा, दामाद जी क्या सोचेंगे? रोहित के पिता राघव जी ने कहा। तभी राधिका आती है और दरवाज़ा खोलती है। खुशी से चहकते हुए कहती है, पिताजी, आप और भाई इस समय, इतनी रात को? कहते हुए अपने पिता के चरण स्पर्श करती है। राधिका कहती है, भैया आप कैसे हो? चलो भैया, इतने दिनों बाद मेरी याद तो आई आपको। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बहन, मैं फ़िलहाल जल्दी में हूँ। भाई, आप इतने दिनों के बाद हमारे घर आए हैं, ऐसे थोड़े ना कोई बिना खाए जाता है। बहन, मेरी कुछ मजबूरी है जो मुझे आज तुम्हारे पास आना पड़ा। इतना कहकर रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल गए। वह अपनी बहन से नजरें इधर उधर करके बोल रहा था। राधिका ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और खुद उनके पास बैठ गई और उनका हाल चाल पूछने लगी। फिर रोहित ने अपनी बात की शुरुआत की। राधिका, आज से पिताजी तुम्हारे घर पर रहेंगे। यह सुनकर राधिका चौंक जाती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। राधिका ने पूछा, क्या मतलब? रोहित ने कहा, वह क्या है ना, तुम्हारी भाभी आजकल बीमार रहने लगी है। अब उससे घर का काम नहीं होता। बस इसीलिए कुछ दिन तुम पिताजी को अपने पास रख लो। जैसे ही तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक होगी, मैं इन्हें फिर से ले जाऊंगा। राधिका ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी पिताजी हैं, मैं इनका ध्यान रखूंगी भैया। आखिर मेरे भी पिताजी के प्रति कुछ कर्तव्य है, मैं इसे अच्छे से पूरा करूंगी। आप आराम से बिना कोई चिंता के जाना। जबकि रोहित ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था और बहाना बनाया था। जबकि उसकी बीबी भली चंगी थी, उसकी कोई तबीयत शबीयत खराब नहीं थी। असल में राघव जी की तबीयत इन दिनों बहुत खराब रहने लगी थी और उनसे कोई काम नहीं हो पाता था। उनकी बहू नैना उनसे सारा दिन काम करवाती थी और रोहित जैसे ही काम पर जाता, वह राघव जी से झाड़ू पोछा तक करवाती। खुद सर पकड़कर बिस्तर पर पड़ी रहती और कहती कि खबरदार जो अपने बेटे से शिकायत की, वरना मैं कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दूंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उसकी यह धमकी सुनकर राघव जी दंग रह जाते। जाने वह क्या करना चाहती थी। अभी इस उम्र में अगर कोई ऐसा वैसा इल्ज़ाम लगा देगी तो क्या रह जाता उनके पास? एक इज्जत ही थी जो उन्होंने कमाया था। रोहित भी उनकी जरा भी परवाह नहीं करता था। वह उन्हें किसी बोझ की तरह ही समझता था। मगर राघव जी क्या कर सकते थे? सारी उम्र उनके लिए कमाया, पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि दुनिया में कामयाबी से सर उठाकर जी सके। जब से राघव जी की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़कर घर में आराम करने का सोचा। वैसे तो राघव जी में खुद इतनी काबिलियत थी कि वह कमा खा सकते थे, लेकिन बीमारी के चलते उन्हें जॉब बीच में ही छोड़ना पड़ा। बहू को यह बात खटकती कि खाली मुफ्त में इनको खाना खाना है, कमाई तो कुछ करते नहीं, बस दिन भर बहू यह दे दो वह दे दो। यह सब नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव जी घर का काम करते, लेकिन वह यह समझते थे कि बहू को उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होता। उनकी दो समय की रोटी इनको भारी लगती है, मगर राघव जी मजबूर थे। आज तक उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की थी। बेटे बहू बाहर से खाना ऑर्डर करते, खुद पिज़्ज़ा खाते, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते, लेकिन राघव जी के आगे सूखी रोटी दे दिया करते। बड़ी मुश्किल से पानी के साथ वह खा लिया करते। राघव जी की अपनी कुछ जमा पूंजी सेविंग भी नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी भी बीमार थी और सारे पैसे उनके इलाज में ही खर्च हो गए थे। जो थोड़े बहुत बचे थे, बेटे ने उनसे ज़बरदस्ती ले लिए थे, यह कहकर कि अब आगे से मैं आपका ख्याल रखूंगा।
पर वह ख्याल तो कभी रखता नहीं, उल्टे 2 काम करवाता और खाने को भी नसीब नहीं होता था। एक दिन तो हद हो गई जब बहू ने घर के सारे पर्दे और बाथरूम राघव जी से साफ करवाए और कहने लगी, आपकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने की ही नहीं है, घर में लगे जाले को साफ करें, कहीं भी धूल मिट्टी पड़ी नहीं रहनी चाहिए। दिवाली आ रही है, सारा घर चकाचक होना चाहिए। जब आप घर में पड़े रहते हैं, इतना तो काम कर सकते हैं ना, हाथ पैर नहीं गिर जाएंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि नौकरों को रखे। राघव जी ठीक से चल नहीं पाते थे, कमजोरी फील हो रही थी। उनकी बहू नैना ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इतना भी काम नहीं होता आपसे। बहुत कुछ सुनाने लगी तो मजबूरन राघव जी को काम करने के लिए उठना पड़ा। राघव जी कभी सीढ़ी चमकाते, कभी पर्दे साफ करते, तो कभी बाथरूम। 6 घंटे लगातार काम करके उनकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन बहू ने सुबह से एक कप चाय तक नहीं पूछा था। जब वह वापस अपने कमरे में आए तो अपने आप को संभाल न सके और बेहोश होकर गिर गए। रात भर बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पड़े रहे। सुबह जब उनका बेटा उनके लिए चाय लेकर आया तो देखा पिताजी जमीन पर गिरे पड़े हैं। रोहित उन्हें फौरन अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने यह मनहूस खबर दी कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। यह सुनते ही रोहित और बहू को धक्का लगा। वह डर गए कि कहीं उनका इलाज करवाना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने मिलकर प्लान बनाया और उनकी बेटी राधिका के घर छोड़कर चला गया। राधिका को रोहित ने यह बात नहीं बताई थी कि कुछ दिन पहले डॉक्टर ने कहा था कि उनके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं और इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। तो मेरा बेटा ठेंगा दिखा गया। नैना उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती थी। अगर वह उन्हें खाने के लिए कुछ देती थी तो बासी रोटी पानी के साथ दे दिया करती, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाया करती थी। राघव जी कब से सोच रहे थे अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि मेरा बेटा रोहित, जिसके पढ़ाई के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, उसे बड़ा इंसान बनाया, आज वही उनको अपनी चौखट से बाहर निकाल कर बेटी के घर छोड़ आया है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। राधिका राघव जी को गेस्ट रूम में ले गई। वहाँ पर उसने पूछा, पिताजी सोने से पहले कुछ खा तो लीजिए। राघव जी ने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो यह सुनकर राधिका का कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और राधिका राघव जी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आपको अब कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और किचन की तरफ गई, गरम गरम रबड़ी रोटी बनाकर ले आई। आप खाइए पिताजी, मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी बातों में प्यार और चिंता थी, लेकिन राघव जी का खाने का दिल नहीं चाह रहा था। उन्होंने सोचा, जिंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा हूँ मैं। राधिका ने पिताजी की हिचकिचाहट को महसूस किया और बोली, पिताजी मैं जानती हूँ कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आपको खुद को मजबूत रखना होगा। आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी। राधिका की बातों ने राघव जी के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। फिर भी अपने बेटे की बेवफाई और अपनी हालत को सोचकर उदास रहा करते। राधिका ने अपने पिता के माथे को छुआ। उनका माथा गर्म था, उन्हें बुखार था। कुछ ज़रूरी दवा उनको देकर पूछा, पिताजी क्या भाभी का वाकई में तबीयत खराब है या फिर? राघव जी उसकी आंखों में आंख नहीं मिला पाए। बेबस और मजबूर का कोई नहीं होता बेटा। आज मेरे पास दौलत नहीं है, सारी जिंदगी बेटे की पढ़ाई में और तेरी माँ की बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। तेरी पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्व मैंने अपने बेटे की पढ़ाई को दिया। जिस बेटे के लिए उम्र भर मेहनत की कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वही बेटा मुझे बोझ समझकर तेरे घर फेंक दिया। अरे
उसने मुझसे क्या क्या काम नहीं करवाया, बाथरूम भी साफ करवाया। क्या पिताजी, भैया ने आपसे इतना गंदा काम करवाया? हाँ बिटिया, अगर एक रोटी ज़्यादा मांग लेता तो तेरी भाभी तो सारा घर सर पर उठा लेती। ठीक से खाना न मिलने के कारण मेरा शरीर कमज़ोर होता गया और मुझे जॉब तक छोड़ना पड़ा। उसके बाद तो तेरी भाभी के जुल्म और भी बढ़ गए कि मैं घर में बस बेकार पड़ा रहता हूँ। दिन भर मुझे ताने मारती है। तेरा भाई मुझसे रोज लड़ा करता है। यह सब सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आपने मुझसे अभी तक यह बात क्यों छुपाया? बेटी, मैं तेरे भाई भाभी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और तुझे भी कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था, क्योंकि तू तो पराए घर की हो चुकी थी और दामाद जी भी क्या सोचते। तुझे पता चलता तो एक पल के लिए भी मुझे उस घर में रहने ना देती। सब कहते कहते राघव जी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। अपनी आंखों के आंसू साफ कर रहे थे। उन्होंने देखा दरवाजे पर खड़े दामाद जी ने सारी बातें सुन ली है। उन्हें देखकर वह घबरा से गए, क्योंकि वह दामाद जी के सामने अपने घर की बातें नहीं करना चाहते थे। दामाद जी को सामने देखकर राघव जी सक पका गए। आखिर बेटी तो बेटी होती है और हमारे हिंदुस्तान में कोई बाप बेटी के घर शौक से रहता नहीं है। यह अलग बात है कि आज उनकी मजबूरी थी, उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। पवन अंदर आया और बोला, पापा, आप मुझे गैर मत समझिए, अपना बेटा ही समझिए और मुझे एक मौका दीजिए। शायद मैं आपके जख्मों में कुछ मरहम लगा सकूं। यह लीजिए पापा, गरम दूध पीजिए। तभी पवन की माँ सुमित्रा जी आई और बोली, बहुत हो चुका पापा, पापा, अब मैं यहाँ पर किसी गैर को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने घर में रहने के ठिकाने नहीं है, इनको भी तू सर पर बैठा रहा है, कहाँ रखेगा? कितनी कमाई है, घर में पहले से ही 5 लोग हैं, उनको तो खाना खिला नहीं पाता, गुजारा हमारा तो हो नहीं पाता। तेरी छोटी सी नौकरी है, कहाँ से तू राधिका के बाप का खर्चा संभालेगा? समधन जी, आप सही कह रही हैं, राघव जी ने कहा। मैं इस घर पर दामाद जी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा। माँ, तू कैसी बकवास बातें कर रही है, जरा सोच, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, कौन है इनका? बेटा तो खुद यहाँ छोड़कर चला गया। तभी राधिका आती है, पापा, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी के बात का बुरा मत मानिए, हमें एक मौका दीजिए। हम वादा करते हैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास थोड़ा है, हम थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। बात हो ही रही थी कि अचानक से राघव जी के दाएं तरफ एक तेज दर्द उठा, जो बर्दाश्त के बाहर थी। राघव जी ने कोशिश की किसी को महसूस न होने दे, लेकिन दर्द ऐसा था कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन खुद ब खुद बदल गए। पवन घबरा गया और राधिका भी उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। दोनों ने उन्हें सहारा दिया और जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंच गए। सारे टेस्ट किए गए। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और किडनी बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह सुनकर तो राघव जी के पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी जैसे दुनिया ही एक पल में अंधेरी हो गई हो। राधिका ने राघव जी की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। पवन ने उनका हाथ थामकर कहा, आपको पिताजी बोला है तो बेटे से भी बढ़कर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपकी जिंदगी बचाना यही मेरे जीवन का मकसद है। राघव जी कुछ न बोले। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। बुढ़ापे में ऐसी परीक्षा, क्या जिंदगी का अंत यही था? मगर पवन और राधिका के चेहरे पर प्यार और मोहब्बत देखकर दिल में उम्मीद की किरण जागी। पवन ने डॉक्टर से बात की कि मैं इन्हें अपना एक किडनी दे सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, अगर आपके टिश्यू मैच हो गए तो किडनी दिया जा सकता है। आप इनके करीबी रिश्तेदार हैं, हो सकता है किडनी मैच हो जाए। पवन ने बिना एक पल सोचे अपनी किडनी राघव जी को दे दी और भगवान की करनी से पवन के टिश्यू
राघव जी के टिश्यू से मैच हो गए। कुछ दिन बाद राघव जी की सर्जरी हुई और पवन ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। उसने कठिन समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी जान बचाई। सर्जरी के बाद जब राघव जी को होश आया तो पवन उनके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। राघव जी धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ढूंढ नहीं पा रहे थे। शायद आज वह जिंदा ना होते अगर पवन उन्हें अपनी किडनी ना देता। राघव जी ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, जो तुमने मेरे लिए किया है वह शायद मेरा अपना खून भी न करता। मैं आज तुम्हारे इस एहसान के बोझ तले दब गया हूँ। पवन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी, आपकी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। आपने मुझे बेटा समझा है तो यह मेरा फ़र्ज बनता है कि आपकी ज़िंदगी बचाऊं। कुछ दिन बाद राघव जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर आए तो समधन जी ने भी उन्हें अपने घर के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया और बोली, समधी जी, आप अब से अपना घर समझिए। हालांकि पवन की आमदनी बहुत नहीं थी, फिर भी अपनी छोटी सी आमदनी में सबको खुश रखता था। राघव जी की जिंदगी में पहली बार सबसे संतुष्ट महसूस कर रहे थे। अतीत की कड़वी वादों को भूलकर एक नई जिंदगी की पारी शुरू कर चुके थे और पहले से ज़्यादा जोश उनमें भर आया था। राधिका के बच्चों के साथ हंसते खेलते उनका समय कब कट जाता उन्हें पता न चलता। धीरे धीरे राघव जी की हेल्थ में सुधार आने लगा। बच्चों के संग राघव जी भी बच्चे बन जाते, उनको स्कूल छोड़ने जाते और घर लाते। आते जाते समय सब्जियां ले आते। यह सब उनकी ड्यूटी बन गई थी। राधिका और पवन राघव जी की आराम का खूब ख्याल रखते थे। समधन जी भी राघव जी से खूब बातें करती। देखते देखते 6 महीने गुजर गए, लेकिन इस पूरे समय में बेटे ने पिताजी की कोई खबर नहीं ली। न कोई फोन आया, न वह खुद मिलने आया। तभी एक दिन पवन के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक व्यक्ति आया। पवन ने दरवाजा खोला। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने अपने ससुर के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे, वह मुझे चाहिए। पवन कहने लगा, सब लोग घर में हैं, आहिस्ते से कहिए, और हाथ जोड़कर निवेदन किया, मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं सारा पैसा धीरे धीरे चुका दूंगा। पवन जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया है, अब मुझे पैसे कल के कल चाहिए। पवन परेशान हो गया। उसकी परेशानी सबको समझ में आ रही थी। चेहरे के हाव भाव जो बदल रहे थे। वह रात को राधिका के पास गया और कहने लगा, क्या करूं राधिका, लोग अपना पैसा मांगने आ रहे हैं। राधिका ने कहा, आप चिंता मत करिए, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप यह मेरे गहने ले लीजिए, इन्हें बेचकर जो पैसे मिले वह लौटा दीजिए। तभी उनके कमरे में राघव जी आए। राघव जी ने दोनों की बातें सुन ली थी। बोले, बेटा, तुमने मुझे गैर समझा। नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर तुमने क्यों नहीं बताया कि तुमने जो मेरे इलाज के लिए पैसे कर्ज लिए थे उसे तुम्हें लौटाना है। 3 साल पहले मैंने कुछ पैसे शेयर में लगाए थे। पहले घाटे में था, आज वह बढ़कर 4 गुना हो गया है। उसमें से पैसे ले लो और उन्हें लौटा दो। नहीं पिताजी, मैं कुछ करता हूँ, आपसे पैसे नहीं ले सकता। बेटा, वह तो तुमने मेरे इलाज के लिए ही कर्ज लिया था, इसीलिए तुम मना मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मुझे अपना पिताजी मानते हो तो यह पैसा ले लो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राघव जी ने पवन को पैसे दिए और पवन पैसे उनको लौटा देता है। कुछ दिन बाद राघव जी ने कहा, पवन बेटा, मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी, अब सोचता हूँ फिर से ज्वाइन कर लूँ। इतने साल ईमानदारी से काम किया है तो हो सकता है वापस से मिल जाए। नहीं पिताजी, आपको इस घर में तकलीफ है क्या। नहीं, ऐसे भी घर में खाली बैठे बैठे थोड़ा बोर हो जाता हूँ, काम में लगा रहूँगा, मन भी लगा रहेगा। राधिका ने कहा, पिताजी,
आप अपनी कोई कंपनी खुद का खोलें। आप में भी प्रतिभा बहुत है। देखना, आपकी और पवन की मेहनत जरूर रंग लाएगी। राघव जी को राधिका की बात जच गई। राघव जी ने अपने शेयर के पैसे और पवन ने राधिका के गहने बेचकर एक छोटी सी कंपनी डाली। राघव जी खुद सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे। राघव जी ने अपने नाम का खुलासा किए बिना अपनी कंपनी को गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर फैलाना शुरू कर दिया। दिन रात संघर्ष करके राघव जी ने काम किया। भगवान की कृपा हुई। साल भर में कंपनी फलती फूलती चली गई। पवन ने भी अपने काम के प्रति सच्ची लगन और ईमानदारी दिखाई। धीरे धीरे पवन ने नया घर, गाड़ी सब ले लिया। बच्चों का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। सुमित्रा जी ने कहा, समधी जी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा छत छीन लिया, तुम्हें घर से निकाल दिया, पर आपने अपनी काबिलियत से यह साबित कर दिया कि मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पहले हम छोटे से घर में रहा करते थे, पर आज आपकी वजह से कितने आलीशान घर में रह रहे हैं। हमारे दिन बदल गए। उधर बेटा रोहित और बहू नैना के दिन भी बदल गए। उनकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। रोहित अपने कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट में एक टीम के साथ काम कर रहा था, जिसमें से टीम के कुछ सदस्यों ने घोटाले कर दिए और इल्जाम रोहित पर डाल दिया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। राघव जी के जाने के बाद नैना ने अपने घर में अपने इकलौते भाई को रख लिया था, क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसको हमेशा पैसे देती, वह भी बैठे बैठे बहन और जीजा के पैसों पर अय्यासी करता। इधर जॉब चली गई तो रोहित को खाने के लाले पड़ गए। घर बेचने की नौबत आ गई। खाने खाने को मोहताज होने लगे। नैना भी अपने भाई को पैसे देती रहती। उसके भी खर्च बढ़ गए थे। और जब रोहित ने घर बेचा तो उसका भाई ही पैसे मार कर भाग गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वह तो सड़कों पर आ गए। रोहित कहता, यह सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, वह हमें कंगाल कर गया। नैना कहने लगी, देखो जी, आपने ही कंपनी में कुछ घोटाला किया होगा, तो यह सब तुम्हारे ही परिणाम का फल है। जो होना था हो गया। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। नैना ने अपने कुछ गहने बेचे और किराए के घर पर रहने आ गई। एक दिन सुबह सुबह रोहित चाय पी रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र राघव जी की कंपनी में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वैकेंसी निकली है। यह खबर पढ़ते ही रोहित खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। रोहित सोचता है, कंपनी को खुले 2 साल ही हुए हैं और आज इसका सिक्का पूरे शहर में जम गया है। इस नए कंपनी में काम के लिए इंटरव्यू देने जरूर जाऊंगा। तभी नैना भी कहने लगी, मैं भी जाऊंगी। अगर हम में से किसी एक को भी काम मिला तो हमारे लिए अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो नैना। रोहित ज़्यादा कुछ पता नहीं करता कि कंपनी के मालिक कौन है। वैसे भी राघव जी ने अपना नाम छिपाया था। इधर रोहित और नैना इंटरव्यू के लिए आवेदन भर देते हैं और आज इंटरव्यू की तारीख है। दोनों पति पत्नी इंटरव्यू के लिए सुबह से तैयार होकर समय पर पहुंचते हैं। कंपनी में पहुंचते ही रोहित और नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कंपनी बहुत ही आलीशान थी। वहाँ लोग इंटरव्यू के लिए बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। एक बड़े उम्र के आदमी को देखकर रोहित और नैना उसका मजाक बनाने लगते हैं। नैना कहती है, लगता है आज सफाई कर्मी का भी इंटरव्यू है। देखो जी, यह तो एक पैर से अपाहिज भी है। इस लंगड़े को कौन इस कंपनी में काम देगा। दोनों उस बुजुर्ग इंसान को तंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वह अपाहिज व्यक्ति बैसाखी पकड़े वॉशरूम के लिए जाता है। फिर जब वापस आता है तो उसकी कुर्सी पर नैना बैठ जाती है, क्योंकि वह आगे बैठा रहता था। वह अपाहिज व्यक्ति इशारे से कहता है, मैडम जी, यह कुर्सी मेरी है।
ताकि कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को परेशानी ना हो, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलता, इशारे से कहता है। नैना बदतमीजी पर उतारू हो जाती है और कहती है, जब आप बैठे थे तब आपकी कुर्सी थी, अब मैं बैठी हूँ, अब यह मेरी कुर्सी है। वैसे भी क्या सोचकर इस बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो? आप क्या ही उखाड़ लोगे? यहाँ दया भावना नहीं चलती कि कोई तरस खाकर तुमको काम पर रख लेगा, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी उम्र है काम करने की। तभी रोहित भी नैना के हाँ में हाँ मिलाता है। आप जाकर घर में आराम करें, छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं, बची कुची जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताएं, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दोनों अपाहिज व्यक्ति पर खूब हंसी करने लगते हैं। देखने में कितना भयानक है, इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं इसकी। उस अपाहिज व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है शायद यह लोग सही कह रहे हैं। वह अपनी फाइल उठाकर वापस जाने लगता है। तभी पीछे एक 25 साल की लड़की खुशी बैठी थी, जो इंटरव्यू देने आई थी। वह इन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने अपाहिज व्यक्ति से कहा, सर, यह लोग ऐसे ही हैं, आप इन दोनों की बातों में ना आए। जिस काम के लिए आए हैं वह करके जाएं। आपको हम सबसे ज़्यादा अनुभव होगा। वैसे भी कंपनी काबिलियत और अनुभव के आधार पर एम्प्लॉयज़ का चयन करती है, इसीलिए आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। तभी हॉल में कंपनी की तरफ से एक मैडम आती हैं और कहती हैं, इंटरव्यू शुरू होने वाला है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। सबसे पहले अपाहिज व्यक्ति को बुलाया जाता है। उनकी फाइल लेकर मैडम जी अंदर जाती हैं। रोहित और नैना फिर से हंसी करने लगते हैं। इसे इसलिए बुलाया है कंपनी ने पहले, क्योंकि कंपनी को पता चल गया है यह अपाहिज है, ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा, इसीलिए जल्दी से इंटरव्यू लेकर इसको भगा दिया जाएगा। रोहित कहता है, देखना नैना, सिलेक्शन हमारा होगा। हम में बहुत काबिलियत है, टेंशन मत लो, हमारी जॉब पक्की है। अपाहिज व्यक्ति अंदर जाते जाते उनकी बातें सुन लेता है। थोड़ी देर बाद मैडम जी फिर से आती हैं और कहती हैं, रोहित, नैना और खुशी, आप तीनों को एक साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। पर जब इंटरव्यू के लिए रोहित और नैना अंदर जाते हैं तो केबिन को देखकर चौंक जाते हैं। उनके पसीने छूटने लगते हैं। वह अपाहिज व्यक्ति ही बॉस की कुर्सी पर बैठा होता है। उसे देखकर नैना भड़क जाती है, कहती है, बॉस की कुर्सी पर क्यों बैठा है यह लंगड़ा? तेरी इतनी हिम्मत? रोहित कहता है, नैना, बेवकूफ़ मत बन, तुझे दिखाई नहीं देता, यही कंपनी के बॉस है। अपाहिज व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है और बैसाखी फेंक देता है और अपनी पगड़ी उतारता है। साथ में उसने नकली मूछें और दाढ़ी जो लगाई थी वह उतार कर फेंक देता है। यह सब देखकर तो नैना के सर चकरा जाते हैं। वह कोई और नहीं, राघव जी थे। राघव जी इस कंपनी के मालिक थे। राघव जी कहते हैं, हाँ, मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ। मैंने अपने आप को बेसहारा दिखाया, लाचार दिखाया, परेशान दिखाया, जानबूझकर। वह इसलिए कि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रहा था। बाहर ही तुम लोगों का इंटरव्यू हो गया था। अब मैं तुम्हारा परिणाम बता रहा हूँ। रोहित और नैना, अगर तुम अपने किए पर शर्मिंदा होते तो शायद मैं पिछली पुरानी बातों को भुलाकर तुम्हें जॉब पर रख लेता, नौकरी दे देता। पर तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी लाचारी का मजाक बनाया। राघव जी बोले, मैं किसी का रेज्यूम नहीं देखता, चरित्र देखता हूँ। तुम लोगों का चरित्र पहले से ही मुझे पता है, पर तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे यह पता नहीं था। मैं अपनी कंपनी के लिए ईमानदार और नेक दिल एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहा था, तुम जैसे नीच हरकत करने वालों को नहीं। मेरा कितना अपमान किया, मुझे अपने घर से भगा दिया। यह सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता तुम दोनों इस कंपनी में काम करने के लायक हो। राघव जी पवन को बुलाते हैं। पवन को सामने खड़ा देखकर रोहित और नैना के सर शर्मिंदा से नीचे झुक जाते हैं।
राघव जी पवन से कहते हैं, इन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दो, मैं इनका शक्ल नहीं देखना चाहता, यह तो इंसान ही नहीं रहे। रोहित नैना राघव जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमारा घर बिक गया है, हम सड़कों पर आ गए हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची। राघव जी के रुतबे को देखते ही उनके मन में लालच आ जाता है, नकली आंसू बहाने लगते हैं। पर राघव जी का एक बार भरोसा टूट चुका था, एक बार धोखा खाया था, इसीलिए बार बार उनके झूठे झांसे में नहीं पड़ने वाले थे। राघव जी कहते हैं, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। उनकी फाइल उनके मुंह पर दे मारते हैं और कहते हैं, यहाँ से निकल जाओ। खुशी को उसकी ईमानदारी के वजह से जॉब मिल जाता है, क्योंकि उसने अपाहिज व्यक्ति का साथ दिया था। दोस्तों, राघव जी का दिल बहुत बड़ा था। अपने बेटे बहू को देखने के बाद भी उन्हें नौकरी पर रखना चाहते थे, पर वह इतना नीच काम कर चुके थे, वह अपाहिज व्यक्ति के साथ, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सोचकर उन्होंने उनको जॉब पर नहीं रखा, क्योंकि पिता तो पिता होता है, उसका दिल बड़ा होता है, लेकिन जब बच्चे गलत करे तो सज़ा देने का हक भी एक पिता का होता है। राघव जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, कमेंट पर लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।